हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी एवेन्यू क्लासेस। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में मैंने हिंदी के आपके यूपी पुलिस के हिंदी के जितने भी टॉपिक्स हैं सिलेबस में, उसको मैंने इस सेशन में पूरा का पूरा कवर किया हुआ है और लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर टॉपिक से मैंने इसमें रखा हुआ है। तो दोस्तों, आज का ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें और लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी, और अपने डाउट्स को भी कमेंट में मेंशन कर दें, जिससे मैं उसको अपनी अगली क्लास में क्लियर कर पाऊँ। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर नहीं है। तो दीर्घ स्वर जो नहीं है मुझे उसको बताना है, तो आप भी इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों, आ जो है ये भी दीर्घ स्वर है, आ जो है ये भी दीर्घ स्वर है, बड़ी ई ये भी दीर्घ स्वर है, बड़ा ऊ ये भी दीर्घ स्वर है। लेकिन री एक ऐसा वर्ड है जो दीर्घ स्वर नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि मूल रूप में व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। अगर व्यंजन की बात करें तो मूल रूप में व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। बात आती है कौन कौन से। तो पहला है स्पर्श व्यंजन। दोस्तों, मैं इसका एनालिसिस भी इस साथ साथ इसको विस्तार से बताता भी चलूँगा, ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर होता जाए। और दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ये मूल रूप से व्यंजन के प्रकार हो गए। और अगर स्पर्श व्यंजन की बात करें तो स्पर्श व्यंजन कुल संख्या में 25 होते हैं, ठीक है। क वर्ण, छ वर्ण और ट वर्ण, त वर्ण, प वर्ण, ठीक है। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं और 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन। अगर अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन होते हैं और ऊष्म व्यंजन स, ख, स, ह। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि मुख्य रूप से स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अब स्वरों की बात आ गई तो मुख्य रूप से स्वर 2 प्रकार के होते हैं। अगर इसके प्रकार की बात की जाए तो पहला है ह्रस्व स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वर। और दूसरा है दीर्घ स्वर। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि दीर्घ और ह्रस्व, ये दीर्घ स्वर। और अगर एक स्वर और होता है इसमें कभी कभी रखा जाता है, तो अगर उसमें 3 ऑप्शन दिया है, अगर 2 नहीं दिया है तो आप 3 ऑप्शन ही मारेंगे, जिसमें प्लुत स्वर भी होता है जो ओम के आकार के अक्षर का होता है 3, ठीक है। इसलिए हम 3 प्रकार के मानेंगे और मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के स्वर होते हैं, जो ह्रस्व और दीर्घ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में ऊष्म व्यंजन है। अब ऊष्म व्यंजन की मैंने आपको ऊपर बताया था कि ऊष्म व्यंजन कौन होते हैं। तो स, ख, स, ह, ये आपके ऊष्म व्यंजन है। और ये र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन हो गए आपके, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। 5वां प्रश्न हमारा है कि ई, च, छ, ज, झ आदि का उच्चारण किससे होता है। मतलब उच्चारण स्थान इसमें बताना है कि यह किससे उच्चारण इसका किया जाता है। अगर कंठ से बात की जाए तो जो वर्ण कंठ से बोले जाते हैं वह क वर्ण होता है, ठीक है। क वर्ग जो है वह कंठ से बोले जाते हैं। और दंत से ये त वर्ण, त वर्ग जो है, त वर्ग ये दंत से बोले जाते हैं। और तालव्य जो है वो तालु से बोले जाते हैं, च, छ, ज, झ। ये इसका सही आंसर तालव्य से हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं। और ओष्ठ की अगर बात करें तो प वर्ग, प वर्ग जो हैं प, फ, ब, भ, म ये ओष्ठ से बोले जाते हैं, इसको याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। 6वां प्रश्न है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं वे होते हैं। तो जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं वो स्वर होते हैं। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं दूसरे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर, इसमें दीर्घ स्वर जो नहीं है उसको हमें बताना है। तो अ, ई, उ, री ये ह्रस्व स्वर हो गए, ह्रस्व स्वर हो गए, ठीक है। आ, ई, उ, ऐ, ओ, औ ये जो हैं ये दीर्घ स्वर हो गए, ठीक। और आ, ई, री, आ, ई, री ये जो है इसमें
दोनों हो गया। ठीक है, ये दीर्घ और ये देखिए री जो है ये ह्रस्व हो गया। ठीक है, और आ जो है ये दीर्घ हो गया इसको। और जो पूर्ण रूपेण जो दीर्घ स्वर नहीं है वो तीन, ये ओम अक्षर जो है इसको हिंदी के ओम अक्षर से ये प्लुस स्वर होता है। ये प्लुस स्वर, इसका डी आंसर सही हो गया जिसमें दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। 8वां प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अगर अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो वह य र ल व होता है। तो वह जो है ये सी वाला ऑप्शन हमारा वह अंतस्थ व्यंजन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। अगर संयुक्त व्यंजन की बात करें तो व्यंजन छ त्र ज्ञ स्त्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसका ए ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि 10 नंबर की क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में संवृत्त स्वर होता है। अगर संवृत्त स्वरों की बात करें तो ई उ ऊ, ये देखिए बी ऑप्शन ई उ ऊ, यह संवृत्त स्वर हो गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा, शायद आप न देखे हो कहीं तो इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। और ए ओ और ओ ये हो गया अर्ध संवृत्त स्वर हो गया। ठीक, और ए औ आ ये जो है ये अर्ध विवृत्त स्वर होते हैं। अर्ध विवृत्त स्वर। और ई ए ऐ ये जो है ये अग्रस्वर कहे जाते हैं, अग्रस्वर। ठीक है, ऐसे पश्च स्वर होता है आ उ ओ औ आ, ये पश्च स्वर होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है, य र ल व को क्या कहते हैं। कि य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसमें व्यंजन और स्पर्श व्यंजन मैंने बता ही दिया। स्पर्श व्यंजन की संख्या कुल 25 होती है और उसमें व्यंजन की संख्या 4 होती है। उसमें व्यंजन की बात करें तो स ख स ह ये उसमें व्यंजन होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है 12वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन है। बात आ गई उत्क्षिप्त व्यंजन की, तो उत्क्षिप्त व्यंजन जो हमारा है अंग और ढ होते हैं, ये हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। और अगर बात करें कि ल, तो ल जो है वह पार्श्विक व्यंजन होता है। कौन सा व्यंजन? पार्श्विक व्यंजन होता है। और र जो है इसको लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। लुंठित व्यंजन, इसको याद रखिएगा। ठीक है, लुंठित व्यंजन इसको कहते हैं। और य और व को अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट पे। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। अगर रूढ़ शब्द की बात करें, जो शब्द प्रकृति और प्रत्यय के योग से न बनकर स्वतंत्र होते हैं और जिनको अगर तोड़ा जाए तो उनका कोई अर्थ न निकले, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। तो इसमें रूढ़ शब्द का इसका सही आंसर गाय हो जाएगा, यह रूढ़ शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा 14वां क्वेश्चन है कि स्वाधीन का सही संधि विच्छेद है। अगर स्वाधीन के सही संधि विच्छेद की बात करें तो स्वाधन अधीन, स्वधन अधीन इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि यद्यपि की संधि का उदाहरण है। अगर यद्यपि की बात करें तो यद्यपि जो है यड़ संधि का उदाहरण है, का बी आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। 15वां क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द की बात करें तो जो शब्द संस्कृत से आए हुए हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो आम का तत्सम आम्र हो जाएगा, और आग का तत्सम अग्नि हो जाएगा, और आसरा का आस हो जाएगा। ठीक है, और अगर आलस्य की बात करें तो यह शब्द तत्सम शब्द है। चलते हैं अगले की प्रश्न की तरफ। हमारा 16वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव शब्द वे होते हैं जो सदैव हिंदी में प्रयोग किए गए हों। तो चूर्ण का चूरन हो जाएगा, यह तद्भव हो जाएगा। और छिद्र का छेद, ठीक है, ये तद्भव हो जाएगा। और छत जो है यह शब्द तद्भव है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं।
अगला की प्रश्न हमारा है 17वां प्रश्न कि भलाई में प्रत्यय है। भलाई में आई प्रत्यय होता है। भला, ये देखिए भल, भला ई, भलाई में आई प्रत्यय है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में योगरूढ़ शब्द है। योगरूढ़ शब्द वे होते हैं जो शब्द दो या दो शब्दों के मेल से बने होते हैं और जो अन्य अर्थ का किसी दूसरे अर्थ का बोध कराते हों। तो गजानन, गजानन मतलब हाथी का चेहरा होता है। हाथी का चेहरा किसके पास है? गणेश जी के पास। तो गणेश जो है वह गजानन या योगरूढ़ शब्द हो जाए। चलते हैं अगले की प्रश्न पे। 19वां प्रश्न हमारा है कि रिक्शा कैसा शब्द है। अगर रिक्शा शब्द की बात करें तो यह जापानी शब्द होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 20वां प्रश्न है कि जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि के भावों से होता है वे अवयव शब्द होते हैं। वे अवयव शब्द विस्मय दिबोधक शब्द होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 21 नंबर, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो तथा बाद वाला पद संज्ञा हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो संख्यावाची समास जो होते हैं, संख्यावाची पद जो होता है वह द्विगु समास में होता है, तो उसे द्विगु समास कहा जाता है। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ अपने। अगला प्रश्न हमारा है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अगर बहुब्रीहि समास की बात करें तो इसमें जिसका दूसरा कोई अर्थ निकलता हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण लंबोदर हो जाएगा। लंबा है उदर जिसका, अर्थात जिसका पेट निकला हुआ हो, अर्थात गणेश, ये गणेश। ठीक है, लंबोदर शब्द बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कि जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता के साथ साथ कर्म पर भी पड़ता है, मतलब और उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। तो व्यापार का फल कर्ता के साथ साथ कर्म पर भी पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिस क्रिया का व्यापार का फल सिर्फ कर्ता पर ही पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है जो गुण को दर्शाता है किसी के। तो बहुत पानी थोड़े कपड़े, ये तो है नहीं गुणवाचक। चालाक बालक, चालाक इसका गुण है, बालक का गुण क्या है? चालाक बालक। ठीक है, चालाक बालक यह गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 25वां प्रश्न है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं। जिस समय मतलब क्रिया कार्य किया जा रहा हो, जिस समय क्रिया निष्पादन हो रही हो वह क्या कहा जाएगा? वह काल कहा जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि मोहन अखबार पढ़ रहा था, वाक्य में कौन सा काल है। अब हमें यहाँ पे काल बताना है, तो यहाँ पे अभी पढ़ रहा था, पूर्ण नहीं हुआ है, वह पढ़ रहा था। ठीक है, यह अपूर्ण भूतकाल है। नेक्स्ट पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि राम सीता के साथ वन गए में कौन सा कारक है। मतलब यहाँ पे कारक क्या है? के साथ। ठीक, कर्ता ने कर्म, कर्म का कारक क्या होगा? को, संप्रदान के लिए, और करण के से के द्वारा। ठीक है, से के द्वारा होता है इसका कारक चिन्ह। तो के साथ या के द्वारा राम सीता के साथ वन गए, तो ऐसे इसका करण कारक हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28वां प्रश्न है कि शशि पढ़ रही है लेकिन हर्षिता सो रही है, इसमें कौन सा वाक्य है। तो इसमें वाक्य का प्रकार बताना है हमें, जैसे साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, कौन सा वाक्य है। तो इसमें संयुक्त वाक्य है जहाँ पे दो सरल वाक्य हों और उसके बीच में योजक शब्द हो। योजक शब्द क्या है इसमें? लेकिन, ये जोड़ रहा है। दो सरल वाक्य हैं, शशि पढ़ रही है, हर्षिता सो रही है। इसमें लेकिन जो है वह योजक का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे योजक के अनुसार यह संयुक्त वाक्य हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा 29वां प्रश्न है कि सीता चाय पीती है में वाच्य है, इसमें वाच्य का प्रकार बताना है। तो इसमें कर्तृवाच्य है, मतलब सीता के अनुसार इसका क्रिया है, इसकी क्रिया है। यहाँ पे राम होता, अगर राम चाय पीती है, ये तो हो नहीं सकता था, राम चाय पीता है, तो राम के अनुसार इसका क्रिया होता, तो सीता के अनुसार इसकी क्रिया है, इसलिए कर्तृवाच्य हो जाएगा इसका सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। यहाँ पे हमें पुल्लिंग शब्द बताना है। तो दीमक, रात, वर्षा और विदुर। तो यहाँ पे दीमक जो वो रात होती है
इसमें हम लगा के रात अच्छी है, अच्छा है, अच्छी है लगा के हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पता कर सकते हैं, एक ट्रिक होता है। और जैसे रात अच्छी है, वर्षा अच्छी हो रही है, विधुर व स्त्री विधुर है, और दीमक होता है, दीमक होती नहीं है, इसलिए दीमक ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे कि प्रत्येक में उपसर्ग है, प्रत्येक का अगर संधि विच्छेद करें तो प्रतिधन एक, तो इसमें उपसर्ग क्या होगा, उसका खंड करने पर शब्द के आगे जो शब्द प्रयुक्त होते हों उसको उपसर्ग कहते हैं। इसका उपसर्ग क्या हुआ कि प्रति हुआ। चलते हैं 32वें प्रश्न पे। 32वां प्रश्न हमारा है कि बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है। तो साहित्य की रचना जब हो जाता है, बोली क्षेत्र विकसित हो जाता है, तो वह लिपि बन जाती है, हमारी लेखन शैली में विकसित हो जाती है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 33वां प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कृदंत प्रत्यय वाला शब्द है, ठीक है, जो जैसे चिकना से चिकनाहट, और ऐसे ये मिठाई से मिठास बनता, तो यह भाववाचक प्रत्यय हो जाता, ठीक है। तो चिकनाहट ये कृदंत प्रत्यय है, ठीक। और चलते हैं अगले पे कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द है। अगर स्त्रीलिंग शब्द की बात करें तो पानी अच्छी है या अच्छे हैं, ठीक है, पानी अच्छे हैं, पानी होता है, ठीक, ये पुल्लिंग हो गया, ठीक, इसको याद रखिएगा। और दही अच्छी है या अच्छे हैं, दही अच्छे होते हैं, इसलिए यह पुल्लिंग शब्द हो गया। और घी अच्छा है कि अच्छी है, घी अच्छा होता है, तो इसलिए यह भी पुल्लिंग शब्द हो गया। और चांदी, चांदी अच्छी होती है न कि अच्छा होता है, इसलिए यह स्त्रीलिंग शब्द हो गया। डी ऑप्शन इसमें सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। अपना 35वां क्वेश्चन है कि इस चिन्ह को क्या कहते हैं। यह चिन्ह दिया गया है, इस चिन्ह का नाम बताना है आपको। तो यह चिन्ह अर्धविराम चिन्ह होता है। अगर निर्देशक चिन्ह की बात करें तो यह सीधे खड़ी पाई होती है, और उद्धरण चिन्ह की बात करें तो डबल इन्वर्टेड कामा को उद्धरण चिन्ह कहते हैं। और अल्प विराम जो होता है वह अल्प विराम एक कामा को अल्प विराम कहते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 36वां प्रश्न हमारा है कि हिंदी में रस कितने होते हैं। अगर रसों की बात करें तो हिंदी में 9 प्रकार के रस होते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 37वां प्रश्न हमारा है कि तट तमाल तरुअर बहुछाय में कौन सा अलंकार है। अगर इसमें अलंकार की बात करें तो त वर्ण बार बार आ रहा है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है बार बार, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, यह अनुप्रास अलंकार हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 38 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्न में बहुवचन शब्द हैं। अब बहुवचन शब्द इसमें से छांटना है। तो प्राण, दर्शन, आंसू, यह तीनों जो शब्द हैं यह बहुवचन में हमेशा प्रयुक्त होते हैं, इसको याद रखिएगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो प्राण, दर्शन, आंसू ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन उपरोक्त सभी बहुवचन शब्द होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य बताइए। इसमें से शुद्ध और अशुद्ध वाक्य को छांटना है। तो देखते हैं, ये ऑप्शन है कि राम ने अखबार को पढ़ा, राम ने अखबार को पढ़ा। तो यह शब्द अखबार जो है वह निर्जीव शब्द है। अगर निर्जीव कर्म हो तो कर्ता जो है वो विभक्ति रहित होगा, इसलिए यहाँ पे को ना होकर के राम ने अखबार पढ़ा होगा, इसलिए यह गलत हो जाएगा। 12 बजे राम जौनपुर जाएगा। अगर कालवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण एक साथ प्रयोग किए जाएं, ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया, ये स्थान हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगर दोनों एक साथ प्रयोग किए जाएं, सबसे पहले कर्ता आता है, फिर कालवाचक क्रिया विशेषण, फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इसलिए यह वाक्य गलत हो जाएगा। चलते हैं सी पे। सीता ने चारा गाय को खिलाया। अब सीता ने चारा गाय को खिलाया, यह इसमें द्विकर्मक क्रिया होने पर गौण कर्म पहले तथा मुख्य कर्म बाद में लिखा जाता है। तो इसका सही होगा कि सीता ने गाय को चारा खिलाया, इसलिए यह भी अशुद्ध हो जाएगा। और डॉक्टर मोहन मौर्य MBBS, इसको देखेंगे तो जो योग्यता उपाधि जो होती है वह किसी नाम के साथ अगर लिखते हैं तो उपाधि नाम से पहले होती है। तो डॉक्टर जो है यह इनकी उपाधि है, और MBBS यह इनकी योग्यता है। योग्यता जो होती है वह नाम के बाद लिखा जाता है, इसलिए यह वाक्य पूर्णतः शुद्ध हुआ। डॉक्टर मोहन मौर्य
MBBS। चलते हैं अगले प्रश्न पे अपने। अगला प्रश्न हमारा है 40वां कि चंद्र बरदाई की रचना का क्या नाम है। अगर चंद्र बरदाई जो रचना किए हैं उनकी रचना का नाम बताना है। तो चंद्र बरदाई का रचना जो है वो पृथ्वीराज रासो नाम से चंद्र बरदाई ने रचना किया हुआ है। और अगर खुमाण रासो के रचनाकार के नाम की बात करें तो खुमाण रासो जो है वह दलपति की रचना है, दलपति। और अगर विशलदेव रासो के रचनाकार के नाम की बात करें तो विशलदेव रासो नरपति नाल ने इसको रचना किया है। हम्मीर रासो जो है वह सारंगधर ने लिखा हुआ है, सारंगधर ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है कि किसमें विलोम सही नहीं है। और अगर विलोम की बात करें, ये जोड़ा जो है विलोम इसका है नूतन का पुरातन, यह सही है। आधुनिक का प्राचीन, यह भी सही है। सुबह का शाम, इसका भी विलोम सही है। रात्रि का अंधेरा, यह गलत है। इसका डी आंसर सही हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो इसका अगर रात्रि का अगर विलोम देखना चाहें तो दिन होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि 42वां प्रश्न है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, इसको याद रखिएगा। 83वां क्वेश्चन है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। अगर छंद की बात की जाए तो वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वह मात्रिक छंद होता है, और दूसरा जो है वह वार्णिक छंद होता है, वार्णिक छंद। और तीसरा जो है वह मुक्तक छंद। ठीक है, इसको याद रखिएगा, छंद 3 प्रकार के होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। 44 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। अगर शुद्ध शब्द की बात करें तो ज्योत्सना, इसका शुद्ध शब्द, ये गलत है, इसका शुद्ध शब्द होगा ज्योत्सना। ठीक है, और पुण्य की, इसका शुद्ध शब्द होगा पुण्य। और उन्नति की अगर बात करें तो उन्नति, वह उन्नति, यह इसका शुद्ध होगा। और इसमें से शुद्ध शब्द जो है वह क्षमा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 45 नंबर प्रश्न है कि चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। चौकड़ी भूल जाना, तो इसका अर्थ है कि राह न सूझना, ये मुहावरे का अर्थ राह न सूझना होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 46 नंबर प्रश्न है कि पाहुना का पर्यायवाची होगा। अगर पाहुना का पर्यायवाची, जैसे पाहुन, हम कहते हैं ना कि हमारे घर पाहुन आए हुए हैं, तो पाहुन का आगंतुक होता है। ठीक है, आगंतुक पर्यायवाची शब्द है। चलते हैं अगले पे। 47 नंबर है प्रश्न, साकेत महाकाव्य के रचयिता। अगर साकेत महाकाव्य के रचयिता की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त, इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि चंद्रगुप्त मौर्य किसकी रचना है। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के रचनाकार की बात करें तो यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। और अगर माखनलाल चतुर्वेदी के रचना की बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी ने बहुत ही प्रसिद्ध रचना, इनका हिम तरिंगड़ी और पुष्प की अभिलाषा, इनका याद रखिएगा, हिम तरिंगड़ी और पुष्प की अभिलाषा, ये कविता है, पुष्प की अभिलाषा, इसको याद रखिएगा। और महादेवी वर्मा की यामा। ठीक है, और आधुनिक मीरा इनको कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये फर्रुखाबाद की रहने वाली थी इनका। और दीपशिखा इनकी रचना, दीपशिखा इनकी रचना काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। और यामा के लिए इनको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था, याद रखिएगा इसको। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के अगर पुस्तक की बात करें तो कविवचन सुधा, कविवचन सुधा। और हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का इन्होंने लोकार्पण किया था। और इनकी अन्य पुस्तकें जिसमें प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, ये सब याद रखिएगा। और जयशंकर प्रसाद की पुस्तक की अगर बात करें तो जयशंकर प्रसाद जो है, इनकी पुस्तक कामायनी, प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम मैं बता रहा हूँ जो आपके पेपर में छप सकते हैं। कंकाल, तितली, लहर, झरना, आंसू, ये इनके
प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 49 नंबर प्रश्न है कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? तो आदिकाल को अगर वीरगाथा काल की बात कहें तो रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा था। बीज वपन काल, इसको याद रखिएगा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इसको आदिकाल ही कहा था, आदिकाल। ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा था, चारण काल कहा था। चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। हमारा अंतिम प्रश्न है कि मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप कमेंट में अपना उत्तर ज़रूर बताएं इस क्वेश्चन का। और दोस्तों वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।